बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में बेटा हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से रिलेटेड है। हमने इसके अंदर बेटा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस, लाइफ की प्रॉपर्टीज़, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायो एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट ये डिस्कस किया। और लास्ट टाइम जब हमने इकोलॉजिकल लेवल्स को पढ़ा और लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट किया तो उसके एंड पे हमने डिस्कस किया था कि लाइफ को या लिविंग वर्ल्ड को दो एंगल्स से, दो हवालों से, दो रेफरेंसेस से स्टडी किया जाता है। एक है अकॉर्डिंग टू स्पेस, एक है अकॉर्डिंग टू टाइम, जगह के लिहाज से और वक्त के लिहाज से लाइफ को या लिविंग वर्ल्ड को दो एंगल से देखा जाता है। स्पेस का मतलब है कि ज़िंदगी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और टाइम का मतलब है कि ज़िंदगी किन किन स्टेजेस में से गुजर के आई, किस किस प्रोसेस में से गुजर के आई। स्पेस के अकॉर्डिंग बेटा हमने बायोम्स और बायोस्फीयर्स पढ़े थे कि बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी विच इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट, बाय द प्रेजेंस ऑफ मेजर प्लांट्स एंड मेजर एनिमल्स। और फिर हमने बायोस्फीयर पढ़ा था कि ज़मीन का वो हिस्सा जो 20 किलोमीटर वर्टिकल है और जहाँ जहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है वो अल्टीमेटली बायोस्फीयर में इंक्लूड किया जाता है। आज हम बेटा लिविंग वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू टाइम डिस्कस करेंगे कि वक़्त के लिहाज से, लाइफ की स्टेजेस के लिहाज से लिविंग वर्ल्ड किस तरह से है। इसमें हम एराज पढ़ेंगे और जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो वक्त के मुख्तलिफ टाइम्स में या लाइफ की मुख्तलिफ स्टेजेस में या अर्थ की हिस्ट्री में लाइफ में चेंजेस आती रहीं। एराज बेटा होते हैं दौरे हुकूमत, ज़मीन पर कोई स्पीशीज़ कब आई, उसने कितनी देर डोमिनेट किया, कितनी देर ज़मीन पर अपना कब्ज़ा रखा, अपनी हुकूमत कायम रखी और फिर वो दुनिया से चली गई। हुकूमत का मतलब आम हुकूमत नहीं, उसका प्रेजेंट होना, वो उसका एरा है, उसका दौरे हुकूमत है। जबकि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का मतलब है कि अर्थ की हिस्ट्री में या अर्थ की स्ट्रक्चर में कब कब और कैसे कैसे चेंजेस आई। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ को कहा जाता है। तो अर्थ की हिस्ट्री में किस तरह से चेंजेस आई या किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ज़मीन की स्ट्रक्चर को चेंज करते रहे, लिहाजा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइम्स पर ज़मीन पर आए, उन्होंने डोमिनेट किया, अपना रोल प्ले किया एंड पास्ड अवे और ज़मीन से जाते रहे। और अर्थ की स्ट्रक्चर में और ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर में, स्पीशीज़ की नंबरिंग में चेंज आता रहा। हम वो डिस्कस करेंगे। हमारा प्लैनेट अर्थ जो कि लाइफ के लिए पॉसिबल है, यहाँ पर टेम्परेचर सेट है, कंडीशन सेट हैं और ज़िंदगी मुमकिन है, लाइफ पॉसिबल है जो बाकी किसी प्लैनेट पर पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट इस चीज़ को चेक करने की कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट इस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन पर लाइफ जो है वो किस सीक्वेंस से प्रोड्यूस हुई, ज़मीन पर लाइफ किन किन स्टेजेस में से गुजर कर प्रोड्यूस हुई, किस सीक्वेंस में से प्रोड्यूस हुई, कौन सी स्पीशीज़ पहले आई, कौन सी स्पीशीज़ उसके बाद आई, कौन सी स्पीशीज़ उसके बाद आई। इस सीक्वेंस को, इस तरतीब को साइंटिस्ट डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। इस सीक्वेंस को डिस्कवर करने का एक वाहिद तरीका फॉसिल्स का रिकॉर्ड है, क्योंकि कोई ऐसा शख्स प्रेजेंट नहीं है जो सारी हिस्ट्री बता सके। किसी ने इतनी हिस्ट्री लिखी नहीं है, किसी ने इतनी हिस्ट्री बताई नहीं है, लिहाजा फॉसिल्स का जो रिकॉर्ड है वो हमें बता सकता है। फॉसिल्स आर द रिमेनिंग्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो ज़मीन के नीचे दब गए पास्ट के अंदर डिज़ास्टर्स की वजह से उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। अब फॉसिल्स का रिकॉर्ड हमें दो एविडेंसेस प्रोवाइड करता है। पहला एविडेंस ये कहता है कि जो फॉसिल ज़मीन की खुदाई के दौरान अपर लेयर से मिलेगा वो फॉसिल नया होगा, और जो फॉसिल डीपर लेयर से मिलेगा वो फॉसिल ओल्ड होगा। क्योंकि जब वो फॉसिल ज़मीन में दबा, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी की, रेत की तहें चढ़ती रहीं, यानी कि सेडिमेंटेशन होती रही, सेडिमेंट्स बनती रहीं, तहें बनती रहीं, जिसकी वजह से वो फॉसिल नीचे से नीचे चला गया क्योंकि वो पहले ज़मीन में दबा था। और जो फॉसिल देर से दबा उसके ऊपर सेडिमेंटेशन थोड़ी हुई, इसलिए वो अपर लेयर में रह गया। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जो फॉसिल अपर लेयर से मिलेगा वो न्यू फॉसिल होगा, और जो डीपर लेयर से या गहराई से मिलेगा वो ओल्ड यानी कि पुराना फॉसिल होगा। दूसरा, रेडियो एक्टिविटी। आपने रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 80 या 81 के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज रिलीज़ करते हैं। उनके इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है।
रेडिएशंस का रिलीज़ होना कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी आर्टिफिशियल भी की जा सकती है। जब कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करता है तो उसकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है। फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि उसकी क्वांटिटी हाफ रह जाती है। तो जितने टाइम में उसकी क्वांटिटी हाफ रह जाती है उस टाइम पीरियड को उसका हाफ लाइफ कहा जाता है। यहाँ पर हम रेडियो एक्टिविटी को चेक करते हैं कि किसी भी लेयर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कितने हैं, या वहाँ पर कार्बन 14 की मिकदार कितनी है, जिसे कार्बन 14 की डेटिंग कहा जाता है, उसका अंदाज़ा लगाना कहा जाता है, उसकी क्वांटिटी कहा जाता है कि किसी लेयर में कितनी है। जाहिर सी बात है कि जिस लेयर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे वो लेयर नई होगी, और जिस लेयर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मिकदार थोड़ी होगी वो लेयर पुरानी होगी। क्या वजह है कि जितनी ज़्यादा पुरानी तय होगी, जितनी ज़्यादा पुरानी लेयर होगी, उतने उसमें से रेडिएशन ज़्यादा रिलीज़ हो चुकी होंगी, और जितनी तय नहीं होगी, जितना फोसल नया होगा, उतना उसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रिलीजिंग कम हुई होगी। तो लिहाजा ये दो एविडेंस हैं जो हमें फोसल्स का रिकॉर्ड देते हैं और साइंटिस्ट को इस काबिल करते हैं कि वो कंपैरिजन कर सकें फोसल्स की एज डिसाइड करने के लिए कि कौन सी लेयर में किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ दबा हुआ फोसल कितना पुराना है या उसकी एज कितनी पुरानी है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर दो फोसल्स सेम लेयर से मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो फोसल्स ज़मीन पर सेम टाइम में आए होंगे, वो एनिमल्स ज़मीन पर सेम टाइम में आए होंगे और ज़मीन के नीचे सेम टाइम में दबे होंगे, लिहाजा उनकी एज सेम है, इसीलिए वो सेम लेयर में प्रेजेंट हैं। बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि अगर सेम लेयर में दो फोसल्स प्रेजेंट हैं तो वो ज़मीन पर सेम एरा में प्रोड्यूस हुए होंगे, उनकी स्पीशीज़ सेम टाइम में प्रोड्यूस हुई होंगी और वो अंडर द अर्थ सेम टाइम में दबे होंगे, जिसकी वजह से वो आज सेम लेयर से मिले हैं। लिहाजा साइंटिस्ट इस बात को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन के अंदर फोसल्स की एज कैसी है और ज़मीन पर लाइफ कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, किस ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई, फिर वो किन किन स्टेजेस से गुजरते हुए चेंज हुई, और आज हमारे पास जो लाइफ है ये किन स्टेजेस से गुजर के आई, किन किन चेंजेस से गुजर के आई, किन स्टेप्स में से गुजर के आई, ये सारा कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिसको बायोलॉजी की टेक्सोनॉमी ब्रांच सपोर्ट करती है और सिस्टमैटिक्स की ब्रांच सपोर्ट करती है। टेक्सोनॉमी डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक्स डील्स विद एवोल्यूशन एंड फोसल्स रिकॉर्ड। तो जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फोसल्स रिकॉर्ड, स्पीशीज़ के पेरेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ किन स्टेजेस से गुजरी, किन चेंजेस से गुजरी, कौन सा फोसल कब आया, कौन सा ऑर्गेनिज्म कब आया, ये सारा कुछ जो है वो हम सिस्टमैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बेटा, हम एक चार्ट देखते हैं जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स को और डिफरेंट इराज को एक्सप्लेन करता है। बुक के अंदर बेटा ये चार्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और दूसरी बात ये है कि उसमें उसने टाइम पीरियड के लिहाज से सारे इराज लिखे हुए हैं जो कि बड़ा टफ़ है, उनके नेम्स भी और याद करना भी। तो यहाँ पर एक बड़ा सिंप्लीफाइड चार्ट बनाया है जिससे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अर्थ की हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू टाइम किस तरह चेंज होती रही, डिफरेंट इराज कैसे प्रोड्यूस हुए और ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रोड्यूस हुए। साइंटिस्ट कहते हैं कि ज़मीन पर पहला ऑर्गेनिज्म 3000 मिलियन ईयर्स बिफोर आया। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लैक्स। तो पहला ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर 3000 मिलियन ईयर्स बिफोर आया और शायद वो बैक्टीरिया था। उसके बहुत सारे एविडेंस हैं कि वो बैक्टीरिया कैसे था। ज़मीन पर लाइफ वाटर से स्टार्ट हुई, प्रोकैरियोट्स से स्टार्ट हुई। लाइफ स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स थे, यानी कि अपनी फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते थे। उसके बाद वो वेरी हॉट टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते थे। तो बैक्टीरिया के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है। लिहाजा साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद वो एक बैक्टीरिया था, यूनिसेलुलर था, प्रोकैरियोट था, ऑटोट्रॉफ था, वाटर लिविंग था, टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता था। तो 3000 मिलियन ईयर्स पहले ज़मीन पर वो आया। लेकिन साइंटिस्ट को जो फोसिल रिकॉर्ड मिला है, जो एविडेंसेस मिले हैं, वो 2000 मिलियन ईयर्स बिफोर तक के हैं, यानी कि 1000 मिलियन ईयर्स का गैप है जो रिकॉर्ड नहीं मिल सका, जो डिस्टर्बेंस है। और साइंटिस्ट उसको प्रोटीरोजोइक इरा का नाम देते हैं। ये डिफरेंट इराज डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनके नेम्स हैं। तो प्रोटीरोजोइक इरा 2000 मिलियन ईयर्स बिफोर स्टार्ट हुआ, जहाँ से हम लाइफ के फोसल्स स्टडी कर सकते हैं कि बैक्टीरिया से डिफरेंट स्पीशीज़ कैसे बनी। पिछला 1000 मिलियन ईयर्स का रिकॉर्ड मिस है। अगर हम बेटा प्लांट्स वाली साइड देखें इस चार्ट के अंदर, तो प्लांट्स में सबसे पहले फंजाई और एल्गी बने। ये बड़े सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ नहीं हैं। तो प्लांट्स में सबसे पहले ये बने। फिर उसके बाद एज आई ब्रायोफाइट्स की।
ब्रायोफाइट्स वो होते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। ब्रायोफाइट्स में फर्न्स बने जिन्होंने कोल प्रोड्यूस किया जो अंडर द अर्थ फोसल्स के ज़रिए प्रोड्यूस हुआ, और स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाले ट्रीज़ आ गए जिन्होंने स्पोर्स बनाना शुरू किए और अपनी स्पीशीज़ को स्प्रेड करना शुरू किया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ट्रैक्योफाइट्स की लाइफ आ गई। ट्रैक्योफाइट्स वो होते हैं जो वेस्कुलर होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ट्रैक्योफाइट्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं लेकिन उनमें दो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक हैं जिम्नोस्पर्म्स जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते, और एक हैं एंजियोस्पर्म्स जिनमें फ्लावर्स भी बनते हैं, फ्रूट्स भी बनते हैं। किंगडम प्लांटी की टोटल 3,60,000 स्पीशीज़ डिस्कवर की जा चुकी हैं, जिनमें से 2,35,000 स्पीशीज़ सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की हैं क्योंकि उन पर फ्लावर्स लगते हैं। ये मोस्ट डेवलप्ड क्लास ऑफ प्लांट्स हैं और मोस्ट हाईली रैंक्ड हैं जो कि आज अपनी कॉम्प्लेक्सिटी पे प्रेजेंट हैं। फ्लावर्स बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं, तो ये इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके बाद बेटा अगर हम एनिमल्स की तरफ आएँ तो एनिमल्स में सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स बने। अब देखें कि साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लांट्स भी यहीं से स्टार्ट हुए, एनिमल्स भी यहीं से स्टार्ट हुए। सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स बने जिनमें बैकबोन नहीं होती। इन्वर्टिब्रेट्स उनको कहा जाता है जिनमें बैकबोन नहीं होती, जैसा कि ट्रिलोबाइट्स हैं, ये इनकी एग्जाम्पल है। या उसके अलावा और बहुत सारे फाइलम्स हैं इन्वर्टिब्रेट्स के जो चैप्टर 10 में हम डिस्कस करेंगे। इन्वर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन हुआ तो वर्टिब्रेट्स बने। वर्टिब्रेट्स बेटा वो होते हैं जिनमें बैकबोन होती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, वो वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस हैं। सबसे पहली है क्लास पाइसिस यानी कि फिशेस। दूसरी है एम्फीबियंस, फिशेस पानी में रहती हैं, लाइफ वाटर से स्टार्ट हुई, कुरान पाक में भी ये कहा गया, तो फिशेस वाटर में रहती हैं। फिर एम्फीबियंस बने। एम्फीबियंस वो हैं जो कि वाटर और लैंड दोनों जगहों पे रह सकते हैं, लिहाजा लाइफ वाटर से लैंड की तरफ आई तो एम्फीबियंस बने, जैसे कि फ्रॉग्स हैं, वाटर और लैंड दोनों जगहों पे रह सकते हैं। एम्फीबियंस में एवोल्यूशन हुआ तो रेप्टाइल्स बने, यानी कि रेंगने वाले। डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स थे, वो फ्लाई भी कर सकते थे, चल भी सकते थे, लेकिन ज़्यादातर रेप्टाइल्स रेंगने वाले हैं, क्रीपिंग करते हैं, जैसा कि लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, तो रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स के बाद आर्क्योपैट्रिक्स का दौर आया जो कि बर्ड्स का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। रेप्टाइल्स में से 2 क्लासेस बनी, क्लास एवीज यानी कि बर्ड्स और क्लास मैमल्स जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं। तो मैमल्स आज अपनी कॉम्प्लेक्सिटी पे हैं। मैमल्स आज बेहतरीन ऑर्गेनिजम्स कंसिडर किए जाते हैं जिसमें ह्यूमंस भी हैं, इनकी बॉडी पर हेयर्स हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग हैं, जिनमें मेल और फीमेल सेपरेट हैं, तो लिहाजा ये एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी है। आज का जो इरा है वो सीनोजोइक इरा है जो कि 70 मिलियन ईयर्स बिफोर स्टार्ट हुआ और अभी तक वही चल रहा है। कोई उसमें इतना चेंज नहीं आया कि नया इरा जो है वो नेम किया जा सके। तो लिहाजा प्रोटीरोजोइक से सीनोजोइक इरा तक लाइफ डिफरेंट स्टेजेस से गुजरी, और साइंटिस्ट इस बात पर बिलीव करते हैं कि ये सारी की सारी स्पीशीज़ एक ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई और वो बैक्टीरिया था, उसमें चेंजेस आई तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए। तो ये साइंटिस्ट एक जो है वो टेंटेटिव एक फ़र्जी चार्ट जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फाइलेटिक लीनिएज, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। फाइलेटिक लीनिएज, फाइलेटिक कहते हैं आबाओ अजदाद को और लीनिएज कहते हैं हिस्ट्री को, अपने शजरा नसब को। शजरा नसब का मतलब है कि अपने पेरेंट्स की हिस्ट्री को डिस्कस करना, कि किसी इंसान के पेरेंट्स, फिर नेक्स्ट उनके पेरेंट्स, फिर नेक्स्ट उनके पेरेंट्स, अपनी हिस्ट्री को, अपने आबाओ अजदाद को डिस्कस करना शजरा नसब है। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, किसी भी एनिमल की, किसी स्पीशीज़ की इंसेस्टर्स की हिस्ट्री को, आबाओ अजदाद की हिस्ट्री को डिस्कस करना शजरा नसब है। फाइलेटिक लीनिएज है कि उसके इंसेस्टर्स कौन कौन से हैं, वो किन किन ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुआ, उसके आबाओ अजदाद कौन कौन से हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है फाइलेटिक लीनिएज की। फाइलेटिक लीनिएज इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ का एक ना टूटने वाला सिलसिला है जो कि इंसेस्टर्स से डिसेंडेंट्स की तरफ अरेंज किया गया है, आबाओ अजदाद से अगली नस्ल की तरफ। इंसेस्टर कहते हैं आबाओ अजदाद को, डिसेंडेंट्स कहते हैं उनके बाद आने वाली नस्लों को। तो इंसेस्टर से डिसेंडेंट्स की तरफ अरेंज किया गया है, जिसमें हर लेटर स्पीशी अपने से पहले वाली स्पीशी से प्रोड्यूस हुई है। हर लेटर स्पीशी यानी हर बाद वाली स्पीशी अपने से पहले वाली स्पीशी से प्रोड्यूस हुई है।
इट इज़ अगेंस्ट इस्लाम। साइंटिस्ट इसके ज़रिए कॉमन ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि लाइफ एक ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई, लाइफ एक स्पीशीज़ से शुरू हुई और उसमें इतनी चेंजेस आ गई कि आज हमारे पास मिलियंस स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो गई। हालांकि इसके अगेंस्ट अगर इस्लाम को देखा जाए तो इस्लाम में हर लिविंग थिंग अपनी ही जैसी लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करती है। एक स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ नहीं बन सकती, एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म तो बन सकता है। ह्यूमन से ह्यूमन्स, कैट्स से कैट्स, बैट्स से बैट्स, गॉड्स से गॉड्स बन सकती हैं, लेकिन एक स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट कहते हैं कि एक स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ बनती है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि ए, बी, सी, डी, ई एंड सो ऑन, ये सारी स्पीशीज़ हैं। तो ई के पेरेंट्स डी हैं, डी के पेरेंट्स सी हैं, सी के पेरेंट्स बी हैं, बी के पेरेंट्स ए हैं। इसका मतलब है कि ये आने वाली जितनी स्पीशीज़ हैं ये ए से निकली हैं। स्पीशीज़ नॉट ऑर्गेनिजम्स। हर आने वाली नई स्पीशी अपने से पिछली स्पीशीज़ में अपने पेरेंट्स कंसिडर करती है। इट इज़ अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ लाइफ। लिहाजा ए सब के पेरेंट्स हैं। इसी तरह कहा जाता है कि बैक्टीरिया से सारे ऑर्गेनिजम्स बने हैं, बट इट इज़ नॉट राइट। ये प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो सका। लिहाजा ये जो स्पीशीज़ हैं इनकी आज हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ लाइफ है। 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख टोटल स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं इस ज़मीन के ऊपर। 25 लाख ऑर्गेनिजम्स नहीं, 25 लाख स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनमें से 53.1% यानी कि मोर देन हाफ इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ हैं। 17.6% वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। 19.9% अदर एनिमल्स हैं जो कि इंसेक्ट्स के अलावा हैं। 9.4% फंजाई है, एल्जी है, प्रोटोजोन्स हैं और प्रोकैरियोट्स हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ये एमसीक्यूज़ हैं। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि स्पीशीज़ का ये रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। ज़मीन पर कम से कम 5 मिलियन और मैक्सिमम 30 मिलियन स्पीशीज़ मौजूद हैं। अगर हम 5 मिलियन को भी करेक्ट मान लें तो फिर भी 2.5 मिलियन मिली हैं, यानी कि हाफ मिली हैं। और अगर हम 30 मिलियन को करेक्ट मान लें तो फिर तो बहुत कम डिस्कवर हुई हैं, अभी 27.5 मिलियन रहती हैं। लिहाजा साइंटिस्ट कहते हैं कि ये रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है और ज़मीन पर अभी बहुत सारी स्पीशीज़ डिस्कवर होना बाकी हैं। साइंटिस्ट इस रिकॉर्ड को देखते हुए रिमोट पास्ट को एक्सप्लेन करते हैं, दूर के माजी को, कि स्पीशीज़ कैसे कैसे प्रोड्यूस होती रहीं, कैसे कैसे इवॉल्व होती रहीं और किन किन स्टेजेस में से गुजर कर आती रहीं। लिहाजा साइंटिस्ट कहते हैं कि इन सारी स्पीशीज़ का ओरिजिन एक ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया है या कोई भी स्पीशीज़ है, लेकिन ये सारी स्पीशीज़ एक ऑर्गेनिज्म से, जैसे हमने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में देखा, वो एक स्टार्ट से आई हैं, एक जगह से आई हैं। इट इज़ करेक्ट कि लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम वाटर, बट इट इज़ नॉट करेक्ट कि लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से सारी स्पीशीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं हुई। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशनरी चेंज आया तो नई स्पीशीज़ बन गई, उसमें चेंज आया तो नई स्पीशीज़ बन गई, उसमें चेंज आया तो नई स्पीशीज़ बन गई, बट इट इज़ नॉट राइट। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इतना चेंज नहीं आता कि उससे नई स्पीशीज़ बनाई जा सके। एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है और उसी स्पीशीज़ में चेंज आने से वही स्पीशीज़ रहती है। जैसे पास्ट में देखें तो ह्यूमंस की एज बहुत ज़्यादा थी, हाइट्स लंबी थी, लेकिन आज एज भी कम हो गई, हाइट्स भी कम हो गई, लेकिन वो स्पीशीज़ तो ह्यूमन ही रही। लिहाजा स्पीशीज़ में चेंज आ सकता है, लेकिन इतना चेंज नहीं आ सकता कि एक नई स्पीशीज़ प्रोड्यूस की जा सके। साइंटिस्ट के पास ये रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है कि वो एक कॉमन ओरिजिन पे जा सके। पीछे भी हमने पढ़ा कि कॉमन ओरिजिन पे जाने के लिए फॉसिल्स का रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 1000 मिलियन ईयर्स का गैप था जो हमें ये बता नहीं सकता कि वाकई लाइफ एक जगह से स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई। वो सिर्फ आइडिया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सॉफ्ट बॉडीज़ वाले ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स सेव नहीं हो सके, उनके पास स्केलेटन नहीं थे, लिहाजा उनकी बॉडीज़ प्रिजर्व नहीं हो सकी, उनके पास ढांचे नहीं थे, उनके पास बोन्स नहीं थी। तो सॉफ्ट बॉडीज़ वाले प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स हमें अंडर द अर्थ नहीं मिलते, उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता, जिसकी वजह से दरमियान में गैप आ जाता है। अगर हमें रिकॉर्ड मिल जाता है, अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर जाता है, अगर रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो फिर साइंटिस्ट इस बात को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइफ का कॉमन ओरिजिन है या नहीं है। लेकिन सॉफ्ट बॉडीज़ वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका फॉसिल्स रिकॉर्ड मिस है, सो इट इज़ नॉट एन अनब्रोकन सीरीज़, इट ब्रेक्स डाउन, जिसकी वजह से साइंटिस्ट किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। थैंक यू।